फैलाने के लिए परजीवी पाया जाता है, प्लाज्मोडियम परजीवी कहा जाता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे ऊपर अटैक करता है और हमसे अपना पोषण प्राप्त करता है, तो हम इन मलेरिया परजीवी के लिए क्या हो गए, पोषी यानी कि होस्ट हो गए। इसीलिए ये बोला गया है कि उपरोक्त जितना भी मृतजीवी पादप किसे कहा जाता है, ऐसा पादप जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर, छत्ता वगैरह, सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ गोबर वगैरह पर उग जाता है, नहीं मशरूम जिसको कहा जाता है। तो इस पादप को कौन सा पादप कहा जाता है, मृतजीवी। सूर्य प्रकाश के बारे में, सनलाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पौधे केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी के इस अमेजिंग सेशन में अपने दिनेश भैया के साथ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज 10th क्लास का पहला चैप्टर का 1 शॉट देने वाला हूं, और जिसका नाम है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम को हम लोग समझेंगे क्या होता है, और आप मन लगा के इसका नोट्स बनाए एकदम फुल्ली, कहीं कुछ कोई नोट्स में दिक्कत नहीं है, कोई नोट्स काट छांट करके नहीं बनाया गया है, फुल सिलेबस आपको इस एक ही वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ अपने नोट्स को बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को और देखते हैं क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा वीर बैच है हिंदी मीडियम रहने वाला है, और 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। और इस कोर्स का देखिए 1499 था, लेकिन उसको काट करके 699 रखा गया है, यानी कि 699 में आप बेहतरीन क्वालिटी से अलग अलग शिक्षकों के साथ में, सभी एक्सपर्ट टीचर के साथ में जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बैच में जुड़िए और इस बैच में जुड़ करके आप एकदम इस बैच का लुत्फ उठाइए। तो देखते हैं यहाँ पर जैव प्रक्रम जो है, जैव प्रक्रम क्या है ये जैव प्रक्रम। अब देखो, जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। नहीं, अनुरक्षण होता है यानी कि मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, नहीं तो अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम। मेंटेनेंस नहीं होता है कि हमारा मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है, तुम्हारा मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जो पोषक तत्व है, नहीं, और जो भोजन करते हैं हम, उनमें जो उपस्थित पोषक तत्व होता है वो शरीर को जाकर के क्या करता है, लाभ पहुंचाता है। नहीं, तो इसके अंतर्गत हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, उन सभी चीज को जैव प्रक्रम कहा जाता है। ये मेंटेनेंस या अनुरक्षण प्रक्रम निम्न है। क्या श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर में जाता है, और ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर में जाता है तो ये ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है, और एटीपी के रूप में ग्लूकोज टूट करके हमें ऊर्जा देता है। सेम उसी प्रकार से उत्सर्जन होता है, हमारे ब्लड में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो किडनी के द्वारा क्या किया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है। पाचन होता है, वृद्धि होता है, संवहन होता है, जनन, गति इत्यादि हो सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण कहलाते हैं। और ये सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग, जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, वह विधि जिससे सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। नहीं, तो हम लोग पोषण के बारे में अब देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण किए और उनका उपयोग करते हैं, उपयोग कर लिए हम अपने बॉडी में, तब इसी चीज को क्या कहते हैं, पोषण कहा जाता है। अब पोषण के बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोषक तत्व। यह भोजन का एक घटक होता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं उसी में तो पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, भोजन का घटक। भोजन का घटक या भोजन का स्रोत भी कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसी भोजन से ही मिलता है, वसा किसी भोजन से ही मिलता है, विटामिन फल वगैरह से मिलता है। नहीं, उसके बाद पोषण कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, और परपोषी पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है इसको। नहीं, तो जो स्वपोषी पोषण होता है वो क्या होता है, देखो स्वपोषी पोषण को 2 भागों में तोड़ा गया है। एगो ऑटो, एगो ट्रॉफ। मतलब ऑटो का मतलब स्वयं और ट्रॉफ का मतलब पोषण। नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे जीव जो भोजन का संश्लेषण स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करता है उसे क्या कहा जाता है, स्वपोषी पोषण कहा जाता है। हरे पौधे हो गए, कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा जगत के प्राणी हो गए हैं, नहीं, जैसे साइनोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नहीं, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉफ कहा गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। परपोषी पोषण हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है विषम भिन्न पर, या ट्रॉप का मतलब होता है क्या? पोषण। नहीं, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं उसे परपोषी पोषण कहा जाता है। नहीं, तो दूसरे जीव पर अगर कोई आश्रित रहता है तो उसी चीज को क्या कहा जाता है? परपोषी पोषण कहा जाता है। तो हमने इनके दो प्रकार को देखे। अब परपोषण के भी प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखो, इस परपोषण के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण होता है, और प्राणी सम पोषण होता है। तो ये तीन प्रकार के पोषण होते हैं। सबसे पहले मृतजीवी पोषण सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में बात किया जाए तो ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है उसे ही क्या कहा जाता है? परपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे कवक मृत कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले चीज को क्या करते हैं? वहां से जाकर अपना पोषण। प्रोटोजोआ सड़े गले चीज से, बैक्टीरिया ये सब क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। नहीं, अब देखो, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि अपना भोजन मृत जंतुओं और मृत पौधे मृत कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। देखो क्या बोलता है, जो कवक होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं, ये अपना भोजन मृत जंतु, जो जंतु वगैरह मर जाता है नहीं, उनसे, और मृत पौधों से मृत कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो आपका मृत जीवी होता है उनको अपघटक, डीप कंपोजर भी कहा जाता है। नहीं, अब देखो, परजीवी पोषण किसे कहा जाता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखो, पैरा का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है बगल में, पार्श्व। और साइटोस का मतलब क्या होता है? पोषण। अर्थात इन दोनों को अगर देखा जाए तो बोलेंगे कि ऐसा पोषण जिनमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रहकर अपना भोजन प्राप्त करता हो उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे देखो, गोल कृमिज, हुक वर्म, टेप वर्म, एंटमीबा हिस्टोलिका, ये नहीं होगा कोमा, उसके बाद मलेरिया, और उसके बाद क्या परजीवी वगैरह इत्यादि आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद उपरोक्त परजीवी जिस जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे होस्ट या पोषी कहा जाता है। ये सारे प्राणी, जैसे मान लो कि कोई मच्छर हम पे आके बैठ गया और मच्छर हमारे मलेरिया फैला रहा है हमारे बॉडी में। मलेरिया फैलाने के लिए एक परजीवी पाया जाता है, प्लाज्मोडियम परजीवी कहा जाता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे ऊपर अटैक करता है और हमसे अपना पोषण प्राप्त करता है, तो हम इन मलेरिया परजीवी के लिए क्या हो गए? पोषी, यानी कि होस्ट हो गए। तो इसीलिए बोला गया है कि उपरोक्त जितना भी जीव को आप देख रहे हैं, ये सारे जीव जो है जिस जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उस जीव को क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होता है। नहीं, तो जो परजीवी अपना भोजन ग्रहण करता है और जिस कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है वो कार्बनिक पदार्थ किस रूप में होता है? एक तरल पदार्थ के रूप में होता है। अब प्राणी संपोषण हेलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है? हेलो का मतलब होता है पूरी तरह से, और जोइक का मतलब होता है जंतु के जैसा। अगर हेलोजोइक को तोड़ेंगे तो नहीं, तो पूरी तरह से जंतु के तरह जो भोजन का ग्रहण करता है, पाचन करता है, उसी चीज को क्या कहा जाता है? हेलोजोइक। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा करते उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग जंतु लोग पोषण को ग्रहण करते हैं उसी पोषण को क्या कहा जाता है? प्राणी संपोषण कहा जाता है। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है। जो जंतु वगैरह होता है वही इस प्रकार के पोषण को करता है। जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, वो सब इस प्रकार के पोषण करते हैं। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी है? तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत होती है। भिन्न भिन्न जीवों में पोषक प्राप्त करने की विधि क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि अलग होती है। एक कोशिकीय जो यूनिसेलुलर लिविंग है वो अलग तरीके से करता है, बहुकोशिकीय यानी कि जो जटिल जीव होते हैं वो अलग तरीके से पोषण प्राप्त करता है। अब देखते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका संपूर्ण शरीर सतह के द्वारा क्या करता है? खाद्य पदार्थों को अपने अंदर लेता है।
संपूर्ण शरीर के सतह द्वारा लेता है। जबकि बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, जो जटिल प्रकार के जीव होते हैं उनमें खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए खास अंग पाया जाता है। जैसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं तो हम लोग को खाद्य पदार्थ अंदर करने के लिए एक मुख पाया जाता है, लेकिन एक कोशिकीय जीव पूरे शरीर के सतह से ही ना क्या कर लेते हैं, भोजन को प्राप्त कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पौधों में पोषण। पोषण के आधार पर पादप 3 भाग में बांटा गया है। एगो स्वपोषी पादप कहा जाता है, वैसा पादप जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है उसे क्या कहा जाता है, स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे सभी हरे पादप नहीं इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब मृतजीवी पादप किसे कहा जाता है, ऐसा पादप जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता वगैरह सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ गोबर वगैरह पर उग जाता है, नहीं मशरूम जिसको कहा जाता है, नहीं तो इस पादप को कौन सा पादप कहा जाता है, मृतजीवी पादप। एक परजीवी पादप होता है जिसका एग्जाम्पल अमरबेल है। ये किसी दूसरे सजीव पादपों पर आश्रित रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल जिसको कसकुट्टा भी कहा जाता है, नहीं तो ये क्या हो गया आपका परजीवी पादप हो गए अमरबेल। नहीं अमरबेल को आप लोग देखे होइएगा, लंबा लंबा पतला पतला रहता है और ये जिस पादप पर रहता है उनके द्वारा बनाए गए भोजन का अवशोषण करता है और उन पादप को सुखा देता है, मार देता है कि नहीं। अब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत है, तो पर्णहरित क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और खनिज लवण होना चाहिए। इतना चीज रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पॉसिबल नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब आइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न घटनाएं होती है, क्या क्या होता है, तो देखो यहाँ पर 6 गो CO2 है और 12 गो जल है, दोनों मिलता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, नहीं ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 6 गो ऑक्सीजन टूटने के बाद निकलता है और यहाँ पर 6 गो ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ पर H2O, अर्थात हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब जल की उपस्थिति में, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल ये क्या होते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं किसके प्रकाश, सूर्य की उपस्थिति में, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश रहता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और क्या बना देता है, जल बना देता है। इसी प्रोसेस को तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश जो होता है विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश जो विकिरण ऊर्जा होता है, सूर्य से आने वाली जो किरण में ऊर्जा पाई जाती है वो विकिरण ऊर्जा जो होता है, इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में लाके रोक देता है, बांध देता है। अर्थात पादप कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज के अणुओं के रूप में संरक्षित हो जाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा पाया गया। उस विकिरण ऊर्जा को क्या किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्थिरीकृत कर दिया जाता है। अर्थात पादप कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा किस रूप में जमा होते हैं, तो ग्लूकोज के अणुओं के रूप में क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या कहलाता है, ग्लूकोज VVI है ये आप लोगों के लिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता, जिसको उपोत्पाद कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, VVI है आपके लिए। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है तथा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं। बोलता है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होते हैं उसको प्रकाश संश्लेषी क्या कहा जाता है, अंगक कहा जाता है, नहीं। आइए अब देखो, एस्टोमाटा एक पत्ता होता है और इस पत्ते में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, इसी छिद्र को एस्टोमाटा कहा जाता है। पौधे के बाह्य त्वचा जिसको एपिडर्मिस कहते हैं में पाए जाने वाले विशिष्ट कोशिका जिसके मध्य छिद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, एस्टोमाटा कहा जाता है। पत्तियों की बाह्य त्वचा जिसको एपिडर्मिस कहते हैं उसमें क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। एस्टोमाटा का खुलना या बंद होना एक कोशिका होता है जिसको क्या कहा जाता है, गार्ड कोशिका, उसके द्वारा होता है। तो जो
जो खुलता है लगता है, इनके बगल में कौन सा कोशिका पाया जाता है? गार्ड कोशिका पाया जाता है, और इन्हीं पर इसका बंद होना और खुलना दोनों निर्भर करता है। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिका, जिसको कि गार्ड कोशिका बोलते हैं, की स्फीति पर क्या करता है? निर्भर करता है। अर्थात जब द्वार कोशिका यानी कि गार्ड कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाती है तो रंध्र खुल जाते हैं, तथा जब द्वार कोशिका से जल निकल जाता है तो ये रंध्र क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। जैसे मान लो कि ये पत्ता है, एक पत्ता है, और इस पत्ता में क्या पाया गया है? रंध्र पाया गया है, और रंध्र जो होता है ऐसा इस प्रकार से होता है। तो जब इसमें पानी भर जाएगा तो ये फूल करके खुल जाएगा, जब निकल जाएगा तो सिकुड़ करके बंद हो जाएगा। अर्थात पत्तियों का खुलना तथा बंद होना किस कोशिका पर डिपेंड करता है? द्वार कोशिका पर निर्भर करता है। एस्टोमाटा के द्वारा ही वायुमंडल में CO2 युक्त वायु डिफ्यूजन विधि द्वारा पत्तियों के भीतर पहुंचती है। यानी कि रंध्र के द्वारा ही क्या होता है? वायुमंडलीय वायु पत्ता के अंदर पहुंचता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? क्लोरोफिल, पर्णहरित के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पादप में होता है, परंतु वास्तव में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रंग पर निर्भर नहीं करती है। जैसे लाल भूरा रंग के पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि रंग पर डिपेंड करता है। अतः पर्णहरित को प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि पर्णहरित को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहा जाता है। तो देखो जो पत्ता होता है ना, कभी कभी पुष्प में कभी कभी पादपों में लाल पत्ती भी होती है, परंतु क्या वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती है? लेकिन उसमें होना क्या चाहिए? वो लाल भी है लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? पर्णहरित होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, तभी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रंग पर डिपेंड तो नहीं करता है, लेकिन जनरली हरा होता है तो हम लोग हरा बोलते हैं। डिपेंड किस पर करता है? यही पर्णहरित पर करता है। इसीलिए इसी पर्णहरित को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। आगे बढ़ो, अब जल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जल प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य घटक होता है। पादपों में जल के ही कारण वृद्धि होना संभव हो पाता है, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, खनिज, लवण इत्यादि जल में घुले रहते हैं। जैसे एक पादप है, यहाँ पर कोई एक पादप है, तो मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व घुले हुए हैं, तो ऊपर जाएगा कैसे? तो जल में घुल करके ये सब जल के माध्यम से क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। उपरोक्त पोषक पदार्थों को पादप में जल के माध्यम से अवशोषित करता है तथा इनको पाकर के ये वृद्धि करता है। जल पादपों में जाइलम द्वारा संचरित होता है। जल किसके द्वारा ऊपर जाता है? जाइलम के द्वारा। जाइलम क्या होता है? संवहनीय उत्तक होता है। तो पादपों में जल किसके द्वारा ऊपर जाता है? तो जाइलम के द्वारा। जाइलम पादप का संवहनीय उत्तक होता है, और संवहनीय उत्तक में क्या होता है? एगो जाइलम पाया जाता है, एगो फ्लोएम पाया जाता है, नहीं ये होता है। आगे बढ़ के देखते हैं सूर्य प्रकाश के बारे में, सनलाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पौधे केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश में उपस्थित विकिरण ऊर्जा का ही स्थिरीकरण किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है, अर्थात ग्लूकोज के रूप में होता है। यानी कि जो सूर्य का विकिरण आता है, सूर्य का रोशनी जो आता है, उसमें उपस्थित विकिरण ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण हो जाता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। और ये रासायनिक ऊर्जा पादपों में किस रूप में संरक्षित होता है? ग्लूकोज के रूप में बना हुआ रहता है। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का होना क्या है? अनिवार्य है। तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? बोलते जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो जैसे कोई पत्ता है, यहाँ पर कोई पत्ता है, अब इस पत्ता पर कोई सूर्य का प्रकाश पड़ा, जैसे ही पड़ा तो इस सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है? विकिरण ऊर्जा पाया जाता है। इन ऊर्जा को ये क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। कौन? पत्ता में उपस्थित कौन सा? आपका क्लोरोफिल इसको अवशोषित कर लिए विकिरण ऊर्जा को, ठीक है। यह विकिरण ऊर्जा पत्तियों में उपस्थित जल को दो भाग में विघटित कर देता है। तो इस जल यहाँ पर जो H2O पत्ता में पाया गया है, ये किसको क्या करता है? दो भाग में विघटित कर देता है, एगो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। यानी कि जो विकिरण सूर्य, ये है सूर्य, और सूर्य से क्या निकला है? प्रकाश निकला है, विकिरण निकला, विकिरण ऊर्जा।
विकिरण ऊर्जा निकला। ये विकिरण ऊर्जा कहाँ पर जाके लगेगा? पत्ती पर। तो पत्ती में जो जल होगा उस जल को कितने भाग में विकिरण ऊर्जा तोड़ देगा? 2 भाग में। एगो को बोलते हैं हाइड्रोजन और दूसरे चीज को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन। इन दोनों चीजों में तोड़ देता है। ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा वायुमंडल में निकल जाता है। जो पत्ता में छिद्र रहता है नहीं, उस छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन क्या होता है? हवा में मिल जाता है। और यहाँ पर क्या बोलता है? तथा हाइड्रोजन CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जो ये हाइड्रोजन होते हैं ये तो वायु के द्वारा निकल जाता है नहीं, गाढ़ कोशिका खुलता है, स्टोमाटा इससे निकल जाता है। और ये क्या करता है हाइड्रोजन? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पादपों में गैस के रूप में है, जो पत्तों से प्रवेश किया था, उनके साथ में मिल करके क्या बना देते हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश जल को विभक्त करने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं नहीं। उसके बाद प्रकाश द्वारा जल 2 भागों में टूटना प्रकाशिक अपघटन कहलाता है। कौन सा? यानी कि हमारे पास में एक पत्ती था और इस पत्ती में पाया गया है क्या? पर्णहरित पाया गया है, यानी कि क्लोरोफिल पाया गया है। अब यहाँ पर सूर्य है, सन, इससे निकला, इससे कौन सा ऊर्जा गया? विकिरण ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा यहाँ पर जो उपस्थित था क्या? जल H2O जो था, इनको 2 भाग में तोड़ा। एगो ऑक्सीजन, एगो किस में तोड़ दिया? हाइड्रोजन में तोड़ दिया। जो ऑक्सीजन था ये क्या रंध्र के द्वारा पत्तियों से क्या हो गया? बाहर निकल गया। और ये जो पादप में उपस्थित CO2 था, इसके साथ मिल करके क्या बना दिया? ग्लूकोज का क्या कर दिया है? निर्माण कर दिया। यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जंतुओं में पोषण कैसे होता है? तो जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जंतु परपोषी होते हैं, तभी तो ये दूसरे पर निर्भर होंगे नहीं। तो परपोषी जंतु मृतजीवी जंतु, परजीवी जंतु या प्राणी संपोषी जंतु हो सकते हैं। अब अमीबा में क्या देखना हम लोग को? पोषण। जो आपका अमीबा रहता है इसमें पोषण कैसे होता है? देखो, अमीबा जो होता है इनमें क्या पाया जाता है? कूटपाद पाया जाता है। जैसे ये कूटपाद पाया जाता है। ठीक, अब कोई भोजन आया यहाँ पर, इन्हीं कूटपाद के द्वारा ये बॉडी के अंदर जाता है और फिर इससे जितना भी पोषक पदार्थ होता है अमीबा अंतर ग्रहण कर लेता है उसको, और फिर बाद में उसको क्या करता है? छोड़ देता है नहीं। तो अमीबा एक सरल प्रकार का प्राणी संपोषी जीव है, बहुत छोटा जीव होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता। इसका आकार जैसे मन वैसे घुमा के बना दो, यह आकार अमीबा का होता है, अनिश्चित होता है। यह एकल कोशिकीय होता है, मतलब बहुकोशिकीय जीव नहीं होता है, एकल कोशिकीय जीव होता है। इसके शरीर में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष प्रकार की संरचना जैसे हम लोग में मुख वगैरह है इसमें नहीं पाया जाता। यह कूटपाद की सहायता से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। कट है नहीं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये कूटपाद शरीर के किसी भी भाग में बन सकते हैं, मतलब ये निश्चित नहीं है। कूटपाद यहाँ भी बन सकता है, कूटपाद यहाँ भी बन सकता है, कूटपाद यहाँ भी बन सकता है, एकदम खड्डा हो जाएगा। ठीक है, अमीबा भोजन के रूप में शैवाल को ग्रहण कर सकता है, बैक्टीरिया, डायटम या अन्य एक कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि को ये क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। तो अमीबा का भोजन क्या है? ये सारे चीज है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने का 3 गो विधि होता है। सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं। अमीबा, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ पर कोई भोजन आ गया, मान लो कि यहाँ पर एक भोजन आएगा, सबसे पहले ये क्या करेगा? भोजन को अपने कूट पादों के द्वारा अंतर ग्रहण करेंगे। मान लो कि यहाँ पर क्या आ गया है? कोई एक भोजन आ गया है, तो इसको क्या करेंगे? ये अपने अंदर ले लेंगे, बॉडी के अंदर यहाँ से क्या करेंगे? इसको घेर देंगे इधर से और इसके अंदर ले लेंगे। अंतर ग्रहण करने के बाद इसके बॉडी में भोजन पचेगा और पचने के बाद में फिर से कूटपाद का निर्माण होगा, कहीं से बाहर निकल जाएगा ये नहीं। तो अमीबा सर्वप्रथम भोजन को कूटपाद की सहायता से अपने शरीर के अंदर लेता है तथा उसका अवशोषण करता है। अंदर लेकर के उसको अवशोषित कर लिया। भोजन का पचना भोजन रसधानी एंजाइम के द्वारा होता है। जो भोजन रसधानी में एंजाइम पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा, जो अमीबा होता है ना, इसके बॉडी में क्या पाए जाते हैं? एक एंजाइम पाए जाते हैं जो इसके रसधानी में पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा भोजन का क्या होता है? इसके बॉडी में पाचन होता है। पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ अमीबा के शरीर के किसी भी भाग द्वारा कूटपाद से होकर क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो इसी 3 प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? पहले भोजन को ये लेते हैं अपने अंदर, फिर इसके रसधानी में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, उनके द्वारा भोजन पचता है, फिर किसी भी जगह पर कूटपाद बनता है, उससे बॉडी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलना बहिष्करण कहलाता है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम
पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम, ठीक है, ऐसे करके पैरामीशियम, ऐसे सीलिया वगैरह यहाँ पर क्या होता है, लगा हुआ होता है। तो अमीबा प्राणी संपोषी अमीबा बोलते हैं, पैरामीशियम न होना चाहिए, पैरामीशियम, पैरामीशियम नहीं, पैरामीशियम प्राणी संपोषी जीव होते हैं। यह एकल कोशिकीय होते हैं। इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, चप्पल के समान होता है। यह मृदुजलीय यानी कि मीठे समुद्री खारे पानी में पाए जाने वाले जीव होते हैं। इनके शरीर पर गमनाम के लिए सीलिया यानी कि ये जो छोटे छोटे एक्सट्रक्चर होते हैं ये पाए जाते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान पाया जाता है जिसे कोशिका मुख कहा जाता है। नहीं तो एक निश्चित स्थान, मान लो कि यहाँ से भोजन अंदर जाएगा तो एक निश्चित स्थान पाया जाता है। इनके सीलिया में लगातार होने वाले गति के कारण ये लगातार होने वाले गति के कारण भोजन कोशिका के मुख की ओर चले जाते हैं। जैसे ये है ना, तो मान लो कि यहाँ पर मुख है, तो अब ये क्या करते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं। तो पानी में जो भोजन रहता है इसके मुख में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। नहीं, अब मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में, मनुष्य का पाचन तंत्र, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन को पचने के लिए एक विशेष अंग आहार नाल की आवश्यकता होती है। एक विशेष अंग पाए जाते हैं जिन्हें आहार नाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जितने भी जीव होते हैं इनमें भोजन पाचन के लिए क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। ये पाचन होता क्या है, तो बोलते हैं जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। जैसे मान लो कि रोटी दाल सब्जी खाए तो ये इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं खाना को, और टूटने के बाद उसमें से जो होते हैं पोषक पदार्थ टूटने के बाद बाहर आते हैं और उसका अवशोषण होता है। हमारे जो आपका छोटी आंत पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, रसांकुर पाया जाता है। उसी रसांकुर के द्वारा इन भोजन का क्या होता है, भोजन से पोषक पदार्थों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तथा पाचन की क्रिया में जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। आगे बढ़ो, यहाँ पर पाचन तंत्र में देखो, एक तो आहार नाल होगा और दूसरा सहायक पाचक ग्रंथियां हो जाएगी। लार ग्रंथि सहायता करता है, अग्नाशय ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, ये सारे इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं तो आहार नाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल किसे कहा जाता है, मुख से लेकर मलाशय तक फैली हुई नली नुमा संरचना आहार नाल कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो ये क्या बन गया, ये एक मनुष्य है और इसके मनुष्य में देखो यहाँ से पाचन तंत्र, यहाँ पर सबसे पहले अमाशय पाया जाएगा, अमाशय के बाद गिरहनी, गिरहनी के बाद क्या पाया जाएगा, छोटी आंत पाया जाएगा, छोटी आंत के बाद क्या पाया जाएगा, यहाँ पर बड़ी आंत पाया जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक पाया जाता है अपेंडिक्स, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत से भोजन कहाँ पर जाएगा, ये कहाँ, मलाशय में चल जाएगा, मलाशय से निकल जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की नलिका को क्या कहा जाता है, आहार नाल। क्या होता है, यह अत्यंत कुंडलित नलिका, देखो कितने कुंडलित होता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक हमारे पेट शरीर में जो होता है 8 से 10 मीटर। आहार नाल के विभिन्न संरचना एवं कार्य निम्नलिखित है। नहीं तो देखो कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है मुख गुहा, पहले मुख्य में भोजन रखेंगे, पहले कहाँ पर भोजन रखेंगे, मुख में। सबसे पहले मुख गुहा आएगा, तो आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा, नहीं बक्कल कैविटी इसको बोलते हैं। यह ऊपरी एवं निचले ओठ से घिरा हुआ छिद्र होता है। देखो एक ऊपरला ओठ है, एक निचला ओठ, इसी से घिरा हुआ छिद्र होता है। मुख गुहिका का ऊपरी भाग कठोर कोमल तालू से बना होता है, कठोर होता है और कोमल तालू से बना होता है। मुख द्वार का ऊपरी जबड़ा अचल, ये जो ऊपर वाला जबड़ा अचल होता है और निचले वाला ही चल होता है। जब भी चबाते हैं तो ऐसे चबाते हैं तो निचला वाला चलता है, ऊपरला वाला बंद रहता है, निचली जबड़ा चल होता है। इसी जबड़े से मुख गुहा घिरी हुई होती है, तो इसी जबड़े से क्या होता है, मुख गुहा घिरा हुआ होता है। मुख गुहा जो बक्कल कैविटी होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, दांत पाया जाता है और लार ग्रंथि। तो इस मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, जीभ, दांत और लार ग्रंथि पाई जाती है। जीभ एक मंसल संरचना होता है, जीभ के सतह पर बहुत सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिसके द्वारा हम टेस्ट का अनुभव कर पाते हैं। हाँ, जिससे स्वाद का पहचान किया जाता है। तो स्वाद का पहचान किससे किया जाता है, स्वाद कलिकाएं से स्वाद का पहचान किया जाता है, उसको टेस्ट बड बोलते हैं। लड़कियों के जीभ पर लड़कों के अपेक्षा बहुत सारा टेस्ट बड पाए जाते हैं, इसलिए लड़की तुरंत पता कर लेती है कि किसका स्वाद कैसा होता है। इस स्वाद कलिका टेस्ट बड के कारण व्यक्ति मीठा, नमकीन,
खट्टे कड़वे का पहचान कर पाता, इसी स्वाद कलिका के कारण कर पाता है। स्त्रियों के जीभ पर स्वाद कलिकाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए स्त्रियां स्वाद का ज्यादा पहचान कर सकती है। तो लड़की लोग नहीं देखते हो, भैया तीखा है थोड़ा सा, ये भैया ये तीखा है, थोड़ा सा तीखा दीजिए ना। हम लोग जाते हैं तो पता नहीं चलता है क्या खा रहे हैं, है कि नहीं। अब आगे दांत के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। दांत ऊपरी तथा निचली जबड़े में व्यवस्थित होता है। दांत जो हमारा होता है ऊपर और निचला वाला जबड़ा में व्यवस्थित होता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने या चबाने का कार्य करता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा हुआ रहता है उसको क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। जो मसूड़े में भाग धंसा हुआ रहता है उसको क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। तथा जो भाग मसूड़े के ऊपर होता है उसे क्राउन कहा जाता है, सिर कहा जाता है। तो मसूड़ा में धसलका भाग को जड़, ऊपरला भाग को जो दिखता है उसको क्राउन कहते हैं। दांत के जड़ तथा सिर के बीच का भाग ग्रीवा कहलाता है। दांत का जो जड़ होता है, जड़ और सिर, वो बीच वाला जो भाग होता है उसी भाग को ग्रीवा। जैसे ये दांत है, ठीक, तो दांत का मान लो कि ये भाग क्या है, ये अंदर गया है, तो इस भाग को क्या कहा जाता है, क्राउन, और इसके बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो ग्रीवा या गर्दन कहा जाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा पाया जाता है, इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है, मज्जा गुहा पाया जाता है। अब देखो मज्जा गुहा के ऊपर दंत अस्थि डेंटाइन पाया जाता है, जिससे दांत का अधिकांश भाग बना होता है। तो दांत का अधिकांश भाग किससे बना होता है, डेंटाइन से। डेंटाइन हड्डी से भी अधिक कड़ी होती है तथा ये पीले कलर की होती है। डेंटाइन का कलर कैसा होता है, पीला कलर का होता है। डेंटाइन के ऊपर इनेमल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर की सबसे कड़ी जो चीज पाई जाती है, सबसे कठोर पदार्थ जो पाया जाता है, वो दांत के ऊपर यही एनामल होता है। एक वयस्क मनुष्य में 32 क्या होते हैं, दांत होते हैं। नहीं, कितने दांत होते हैं, 32। दांत कितने प्रकार के होते हैं, कृंतक, इंसाइजर बोला जाता है। ये क्या करता है, तो भोजन को काटने का कार्य करता है। रदनक, जिसको भेदक कैनाइन कहा जाता है, इसकी संख्या ये जो होता है भोजन को चीरने या फाड़ने, जैसे गन्ना चीरते हैं ये वाला दांत से ऐसे करके, ये वाला दांत से, इसी दांत को कहा जाता है कैनाइन। अग्र चवर्णक होता है जिसको प्रीमोलर कहा जाता है, और चवर्णक होता है, ये चबाने या पीसने का कार्य करता है। तो यही 4 प्रकार क्या होते हैं, दांत के होते हैं। अब देखो दांत के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज हम लोग सीखते हैं। क्या बोलता है, अधिक मीठे चीज जैसे चॉकलेट, मिठाई, आइसक्रीम का सेवन करने पर तथा इसकी सफाई अच्छी तरह से पूरी नहीं करने पर धीरे धीरे दांतों में छिद्र हो जाता है। इसे ही क्या कहता है, दंत अस्थि क्षय। नहीं बोलता है खोलर वाला दांत को मजबूत करेगा। खोलर यानी कि छिद्र क्यों होता है, क्योंकि हम मीठा वगैरह का सेवन करते हैं, अच्छी से सफाई नहीं करते हैं, तो दांत में छिद्र हो जाता है, उसी को दंत अस्थि क्षय कहा जाता है। दांतों में छिद्र होने के कारण चॉकलेट आदि में उपस्थित, दांत में छिद्र क्यों होते हैं, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, चॉकलेट इत्यादि में शक्कर के पाए जाते हैं, और उन्हीं के साथ बैक्टीरिया अभिक्रिया कर उसको अम्ल बना देता है, तथा यह अम्ल दांत के बाहरी भाग को धीरे धीरे छेद कर देता है, जिससे दंत अस्थि क्षय कहा जाता है। नहीं, बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण कर लेता है, जिसे दंत प्लांक कहा जाता है। नहीं, अब आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर लार ग्रंथि, स्लेवरी ग्लैंड क्या होता है, लार ग्रंथि, ये सब अभी मुख का पाठ पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि लार को निकालता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। लार स्नेहक के रूप में कार्य करता है, मतलब फिसलनदार बनाता है। 24 घंटे में 1.5 लीटर लार का क्या होता है, स्राव होता है। नहीं, अच्छा, 3 प्रमुख लार ग्रंथियां होती है। कौन कौन सा है, वो पैराटॉइड होता है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि यही, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो यही 3 गो लार ग्रंथि प्रमुख रूप से हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। लार में पाए जाने वाला कुछ एंजाइम होते हैं। जो हमारा लार होता है, सबसे पहला एंजाइम उसमें ये टाइलिन होता है। इसे स्टार्च या मंड का पाचन करता है, तथा ये भोजन को क्या करता है, मीठा बनाने का कार्य करता है। दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, अंगूर तोड़ करके खा लेते हैं अपने मुंह में, तो उस अंगूर को धोए बिना खा लिए तो उसमें जो भी हानिकारक जीवाणु वगैरह होगा उसको ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, खत्म कर देता है। इसीलिए इसको जीवाणु नाशक एंजाइम भी कहा जाता है।
एक होता है एमिलेज एंजाइम, यह मंद जटिल अणु को शर्करा में क्या करता है, खंडित कर देता है। नहीं तो ये जटिल अणु को शर्करा में क्या कर देगा, खंडित। उसके बाद मुख के बाद आता है ग्रसनी वाला पार्ट, ग्रसनी। नहीं ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। मुख के बाद कहाँ पर आएगा, ग्रसनी के बाद आएगा। मुख गुहा का पिछला भाग जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी। ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता, एकदम ठेलाता है खाली अंदर। ग्रसनी में दो छिद्र में बटी होती है। एगो को ये क्या कहा जाता है, निगल द्वार कहा जाता है, गल्लेट कहा जाता है। नहीं और एगो कंठ द्वार ग्लोटिस कहा जाता है। तो 2 छिद्र पाया जाता है। जैसे मान लो कि ये मनुष्य का मुख बनाए, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक, अब यहीं से ये पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से 2 छिद्र पाया जाता है। नहीं ऐसे करके एगो फेफड़ा में चल जाता है, एगो छिद्र एगो फेफड़ा के लिए चल जाता है, और एक छिद्र जो होता है ये हमारे कहाँ पर चले जाते हैं, ये अमाशय वगैरह में चले जाते हैं। नहीं ये उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निगल द्वार भोजन आहार नली के दूसरे भाग ग्रसनी में खुलता है। ठीक है, कंठ द्वार से होकर सिर्फ गैस आदान प्रदान फेफड़ा में जाता है। मतलब कंठ द्वार से क्या होता है, फेफड़ा में खाली जाता है हवा। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिन्हें एपिग्लोटिस कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर 2 ढक्कन होता है ना, यहाँ पर तो एगो के एपिग्लोटिस कहा जाता है इस संरचना को। ये क्या करता है, जैसे भोजन पानी अगर उधर से आया ये इसको बंद कर देता, खोल देता, बंद कर देता, खोल देता। भोजन आएगा तो बंद कर देगा, इधर हवा नहीं जाने देगा। नहीं भोजन आएगा तो बंद कर देगा, हवा इधर। मान लो कि फेफड़ा है ना, ये फेफड़ा है, ये क्या है, ये फेफड़ा है। तो अगर मान लो कि भोजन इधर से आया तो भोजन तो ये रास्ता में जाना है, तो भोजन आएगा तो इसको बंद करके रखेगा। जैसे हवा आएगा तो इसको खोल करके इधर कर देगा, हवा इसमें घुस जाएगा। इसी संरचना को क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। यह भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मनुष्य का आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है, तो मान लो एगो नाक का नलिका है, एगो कंठ का नलिका, दोनों यहाँ पर जाके मिला, ये आगे चल करके 2 नलिका में बटा, ये 2 नलिका में बटा, तो ये बीच में क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस यानी कि ढक्कन। तो अब भोजन जैसे ही आया मुख से तो इधर जाना है तो इसको बंद कर देगा, ये ढक्कन जो है इसको क्या करेगा, बंद कर देगा। ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन इसको ढक देगा, इधर भोजन चल जाएगा। अगर हवा इधर से आ रहा है, हवा, तो ये पट्टी चल जाएगा, उधर नहीं जाने देगा, हवा इसमें घुस जाएगा। नहीं ये चीज होता है। नहीं अब ग्रास नली आइसोफेगस 25 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। फिर क्या बोलते हैं, ग्रास नली में भी भोजन का कोई पाचन नहीं होता, यहाँ भी भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नली भोजन के पहुंचते ही इसकी दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न या शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे क्रमांकुचन कहा जाता है। जैसे ग्रास नली है, ग्रास नली में भोजन कैसे जाता है, ऐसे 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 जाता है, नहीं अंदर की तरफ फैलाता है। उसके बाद देखो अमाशय वाला पार्ट को पढ़ते हैं। जो हमारा अमाशय होता है ऐसे करके, ये वाला अमाशय, ये इसी अमाशय के बारे में पढ़ते, इसी को अमाशय कहा जाता है। यह आहार नल का चौड़ा भाग होता है तथा यह उदर गुहा के बाईं ओर स्थित पेट में बामा साइड में यह पाया जाता है। अमाशय थैलीनुमा या जे आकार का संरचना होता है। यह किस प्रकार का संरचना होता है, जे आकार का। अमाशय के 3 भाग होते हैं, एगो कार्डियक बोला जाता है, दूसरे को फंडस और तीसरे को पाइलोरिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अमाशय की संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं, जिसे कार्डियक या कार्डिया बोले थे। वो क्या होता है, ग्रास नली तथा अमाशय को मिलाने वाला नली या छिद्र को क्या कहा जाता है, कार्डिया। तो ग्रास नली और अमाशय को जो मिलाता है उसी को कार्डिया कहा जाता है। कार्डिया एगो कार्डिया के पास ही कार्डिया अवरोध नहीं पाया जाता है। यह भोजन को उल्टे दिशा में अर्थात मुख की तरफ जाने से रोकता है। मान लो कि यहाँ पर एक अमाशय है, इस अमाशय में भोजन आया, अब भोजन इस अमाशय में यहाँ पर ऐसे करके है, ये अमाशय है, ये अमाशय। ठीक है, इस अमाशय में भोजन आया, अब भोजन ऐसे करके उल्टा दिशा में नहीं चल जाए तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक अवरोध पाया जाता है, जो भोजन को उन्नीस तो आने देता है लेकिन इन्नीस नहीं जाने देता, उसी को कार्डियक अवरोध नहीं कहा जाता है। यानी कि भोजन को ये उल्टा दिशा में जाने से रोकता है। पाइलोरिक अवरोध नहीं, यह भोजन को अमाशय की तरफ जाने से रोकता है। जैसे इस नलिका में ये आ जाएगा तब इसको उधर जाने से क्या करेगा, भोजन को रोक देगा। कौन सा, पाइलोरिक अवरोधनी नहीं। अच्छा, अमाशय की दीवार पर
स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है जो जगह जगह पर अंदर की ओर धंसा होता है। धंसे हुए भाग की कोशिकाओं द्वारा जठर ग्रंथि का क्या होता है, निर्माण होता है, नहीं निर्माण होता। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है। HCl पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में क्या करते हैं, ये बदल देते हैं। पेप्सिन भोजन पर कार्य करके उसे पेट्रोन में बदल देता है, ठीक है। HCl जीवाणुनाशक के तरह कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो जो हमारा आमाशय है इसमें HCl पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन के साथ में बेकार जीवाणु वगैरह आता है उसको ये सब क्या करता है, नष्ट कर देता है, मार देता है। HCl भोजन को अम्लीय माध्यम क्या करता है, प्रदान करने का कार्य करता है, नहीं। अब म्यूकस या श्लेष्मा क्या होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl की अम्लीयता से बचाता है। जैसे ये मान लो कि हमारा क्या है, आमाशय है, ये आमाशय है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक थैली में क्या बंद रहता है, HCl, और HCl इतना हार्ड होता है कि आमाशय को जला नहीं दे, इसीलिए यहाँ पर एक म्यूकस परत पाया जाता है और इस म्यूकस परत के अंदर ही क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। आमाशय से प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का क्या होता है, शराब होता है। जठर ग्रंथियों से कभी कभी अम्ल का शराब अधिक होने लगता है जिससे म्यूकर की ये जो म्यूकस की परत है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे आमाशय की दीवार में छेद हो जाता है। ऐसे घाव क्या कहलाते हैं, अल्सर कहलाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो भूखे रहते हैं उन्हें पैक्टिक अल्सर होने का संभावना बना रहता है। जो बहुत देर तक भूखल रहता है उनको पैक्टिक अल्सर होने का खतरा बना रहता है। आमाशय में प्रोटीन तथा वसा का पाचन प्रारंभ होता है। आमाशय में ही जाकर के सबसे पहले बार प्रोटीन और वसा का क्या होता है, पचना स्टार्ट। तो पूछेगा आपसे कि वसा या प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आमाशय से। आमाशय में वसा का पाचन आंशिक रूप से गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा क्या होता है। आमाशय में भोजन गाढ़े लय के समान हो जाता है जिसे काइम कहा जाता है। काइम बहुत ही अम्लीय होता है, नहीं, काइम क्या होता है, बहुत ही अम्लीय होता है। देखो, काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में क्या होता है, चला जाता है। अब छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत, यह बेलना आकार का संरचना होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही आके होता है। तो आपसे पूछा जाता है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत। इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक हो सकती है, जो व्यक्ति के आकार पर निर्भर करता है। बहुत बड़ा व्यक्ति होगा तो 6, 7, 8, 9 तक जाएगा, नहीं। तो छोटी आंत के नलिका की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इतना मोटा नलिका हो सकता है। अलग अलग जंतुओं में इसकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, तो छोटी आंत की लंबाई फिक्स नहीं है। शाकाहारी जंतुओं में इसकी लंबाई अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके, परंतु मांसाहारी जंतुओं में अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए छोटी आंत की लंबाई कम होती है। मांसाहारी में कम लेकिन शाकाहारी में ज़्यादा। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एगो ग्रहणी जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, एगो बोलते हैं जेजुनम, और एगो बोलते हैं एलियम। तो ग्रहणी क्या होता है, ये देखो, ये जो आमाशय होता है ना, इस आमाशय यहाँ से एक नलिका निकलता है, इसी संरचना को क्या कहा जाता है, ग्रहणी कहा जाता है। ये ग्रहणी, यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, यहीं से स्टार्ट होता है छोटी आंत। और छोटी आंत के अन्य भागों से यह चौड़ा भी होता है। यह सी के आकार का, देखो सी के आकार का है ना, यह सी के आकार का होता है। ग्रहणी आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। जो आमाशय अपना होता है, इस आमाशय का इस भाग को पाइलोरिक भाग कहा जाता है और यहीं से ग्रहणी स्टार्ट होता है। ग्रहणी के लगभग बीचों बीच एक नलिका पाई जाती है जो अन्य 2 नलिकाओं से बनता है। इनमें एक नलिका अग्नाशय वाहिनी होता है और दूसरा नलिका मूल पित्त वाहिनी होता है, नहीं। अब यहाँ पर देखो, ग्रहणी की दीवार में कुछ हार्मोन निकलते हैं जो भोजन पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जो आपका सी आकार का संरचना यहाँ से आमाशय था, इन सी आकार के दीवार से कुछ कुछ क्या निकलते हैं, कुछ कुछ यहाँ पर हार्मोन निकलते हैं जो भोजन को पचाते हैं। एक है इंटेरोगेस्ट्रॉन, जठर रस को निकालने से ये क्या करता है, रोकता है। सिक्रेटिन निकालता है। खोजा गया पहला हार्मोन है सिक्रेटिन। यह अग्नाशय रस में उपस्थित यहाँ पर क्या है,
आयन, आयन उपस्थित आयन, और यहाँ पर क्या है Na और K, यानी कि ये बाइकार्बन को सक्रिय करता है, जिससे भोजन की अम्लता क्या होती है, मतलब सिक्रेटिन क्या करता है, भोजन की अम्लता को नष्ट कर देता है। पेनक्रियोजाइनिन ये क्या होता है, यह अग्नाशय रस के एंजाइम को भोजन पाचन के लिए उत्तेजित करता है। नहीं, और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या है, काइमोट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज। ये वाला जो तीनों चीज है ये आपके सिलेबस से बाहर है, ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ये आपके सिलेबस से बाहर की बातें हैं। नहीं, आगे यहाँ पर क्या है, कोलिसिस्टोकाइन, यह गॉल ब्लेडर जिसको पित्ताशय कहा जाता है को ज्यादा से ज्यादा पित्त रस निकालने के लिए दबाव डालती है। ये सब नहीं पूछेगा चारों पॉइंट, लेकिन यहाँ पर जेजुनम जरूर पूछेगा। ये क्या होता है, यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है, इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। यह पाचन का क्या होता है, मुख्य भाग होता है। इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के लिए रसांकुर पाया जाता है। तो जेजुनम भाग में ही क्या पाया जाता है, रसांकुर पाया जाता है। यहाँ पर विलाई की संख्या यानी कि रसांकुर की संख्या क्या होता है, पत्तियों के आकार की होती है। विलाई की संरचना कैसा होता है, पत्तियों के आकार का होता है, पतला पतला पत्ती उसी के आकार का होता है। सक्कस एंटेरिकस का स्राव जेजुनम से ही होता है, जो भोजन पचाने के लिए उपयोगी होता है। बोलता है सक्कस एंटेरिकस का स्राव कहाँ से होता है, तो हम बोल सकते हैं कहाँ से होता है, जेजुनम भाग से होता है, छोटी आंत से होता है। इलियम क्या होता है, यह छोटी आंत का सबसे बाद वाला हिस्सा होता है, इसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है। ठीक है, इसमें भी पचे हुए भोजन का अवशोषण विलाई द्वारा किया जाता है। विलाई पचे हुए भोजन से पोषक पदार्थों को अवशोषित करके रुधिर कोशिकाओं में मिला देता है, जो हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, ये फैल जाता है। अब देखो, छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्नाशय रस एवं आंत रस के द्वारा होता है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में। यहाँ पर यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का वजन 1.5 किलो तक का हो सकता है। उदर गुहा के दाहिने भाग में उपस्थित होता है। ये जो पेट वाला गुहा इसके दाहिने भाग में उपस्थित होता है। यकृत की कोशिकाओं द्वारा पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस पित्ताशय में क्या होते हैं, जाकर के जमा हो जाते हैं। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त रस का पीएच मान, पित्त रस में कोई भी प्रकार की एंजाइम नहीं पाई जाती है। पित्त रस गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। नहीं, और ये जो पित्त रस अम्लीय भोजन की अम्लता को क्या कर देता है, नष्ट कर उसको क्षारीय बना देता है, ताकि एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। नहीं, अब पित्त रस मुख्य रूप से वसा का पाचन करता है। यह वसा को छोटे छोटे खंडों में खंडित कर देता है, जिससे वसा पर एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो चीज था, ये चीज क्या था, ये 1 शॉट वीडियो है। इसको जल्दी कम समय में ही हमको क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। इन्हीं चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में विथ फिगर के साथ बहुत अच्छे तरीके का हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो उन विथ फिगर के साथ में आपको अगर पढ़ना है तो आप हमारे वीर बैच से क्या कीजिए, कनेक्ट होइए। अब फिर आपको बताऊंगा कि इसी चीज को कैसे विथ फिगर पढ़ा जाता है, छोटे छोटे कंटेंटों के साथ में, छोटा छोटा डेली। अब पूरा चैप्टर अगर 20 दिन का चल रहा है तो हम उसको 1 घंटे के अंदर खत्म कर रहे हैं। तब समझिए कि कितना ही उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, कितना फिगर बनाएंगे। एगो फिगर बनाएंगे तो मेरे द्वारा बनाने में 15 मिनट का समय चला जाएगा। तब समझिए कि कितना फिगर बना के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि हमारे वीर बैच से कनेक्ट हो जाना है और इसी चीज को बेहतरीन तरीका से सजा के लिख करके पढ़ा देंगे हम वहां पर। नहीं तो फिलहाल इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और हमारे वीर बैच से जरूर ज्वाइन लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।